कहते हैं कि भगवान किसी न किसी फॉर्मेट में आपको हाँ हेल्प कर देता हिंट है, देता हाँ है। हिंट देता है, राइट। इस मैंने पता नहीं क्यों ब्लाइंडली मानी, वो बात के बाद मेरे दिमाग में सेकंड थॉट नहीं आया। ओके, पॉडकास्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे दोस्त प्रियांक भाई जो एमपी से आते हैं और उन्होंने इंजीनियरिंग किया है, आईटी सेक्टर से आते हैं। तो हर एक के लाइफ में एक जर्नी होती है, उनका भी अप डाउन्स होता है। कोई कहाँ से आता है, वो भी एमपी से आए, भिलाई से आए, छत्तीसगढ़ में जो आता है ना अभी। हाँ, तो अभी वो पुणे में आए सेटल, तो उन्हीं से जान लेते हैं उनकी जर्नी। चलो, तो आज का हमारे नए गेस्ट है प्रियांक भाई। हेलो। हेलो। हाय, कैसे हो आप? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो आप ही बताओ, पुणे कैसे आए? पुणे आना हुआ शादी के बाद। ओके। मैंने मेरी वाइफ यहाँ से एमबीए करी थी ओके। और यहाँ जॉब कर रही थी। तो जब ये हुआ कि शादी पक्की हुई, उसके बाद पुणे वाज ब्यूटीफुल सिटी एंड वाइफ वाज वर्किंग हियर, सो मैं उसको देखते हुए यहाँ पे हम लोग 2011 में शिफ्ट हुए। उनके हिसाब से सेटल उनके होने का हिसाब से यहाँ प्लान सेटल, किया? हाँ। और मेरी वाइफ के रिलेटिव्स भी थे यहाँ पे, जिसकी सिस्टर थी, तो वो भी एक कारण था कि, और फ्रेंड्स भी थे कुछ मेरे यहाँ पर, तो सोचा कि यहाँ पर मतलब शादी के बाद सेटल होने का। तो ओके। इसीलिए फिर यहाँ पे फाइनली हम लोग। आपका स्कूलिंग कहाँ पे हुआ फिर? मेरी स्कूलिंग भिलाई में हुई है। ओके, भिलाई कहाँ? भिलाई छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ में। ओके सिटी है, स्टील सिटी है वो। ओके ओके। तो एशिया का बिगेस्ट स्टील प्लांट है भिलाई। तो मैं वहीं पे पला बड़ा हूँ। ओके और मेरे पिताजी वहाँ पे सेल में एम्प्लॉय थे, तो ओके ओके। वहीं से एजुकेशन हुई। और उसके बाद फिर इंजीनियरिंग भोपाल से हुई। ओके, तो इंजीनियरिंग मतलब आप सोच के आए थे, या ऐसा होता है ना कि ट्रेंड चल रहा है, नहीं यार इंजीनियरिंग करना है? ट्रेंड, एक्चुअली में ट्रेंड देखते हुए मैं मैकेनिकल में बहुत इंटरेस्टेड था। आई वॉज मैड अबाउट आईसी इन कंबशन इंजिन्स। ओके। और फिर ऐसा हुआ कि इंटरनल कंबशन इंजन, बट व्हेन आई लुक्ड एट कि मैकेनिकल इंजीनियर्स का जो ओवरऑल स्कोप है, वो देखते हुए फिर उस समय ट्रेंड में, उस समय आईटी बबल बस था, मतलब आईटी का थोड़ा सा बूमिंग था। बूमिंग ये कौन से साल, कौन से ईयर का है? 2002, 2001-2 की बात है। ओके ओके तो उस समय ये था कि आई वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन टू आई टी, बट Okay. मेरा फर्स्ट लव था मैकेनिकल। ओके ओके। बट ये था कि मैकेनिकल फिर नहीं लेते हुए, क्योंकि जॉब्स ज्यादा इसमें थे, आईटी में थे। आईटी में थे, तो फिर मैं आईटी में मैंने चॉइस ब्रांच की दे दी। ओके तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मैंने बी किया। ओके। एमपी से? एमपी भोपाल से, हाँ। भोपाल से, भोपाल ओके में आरकेडीएफ कॉलेज है, ओके तो वहाँ वो राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से एफिलेटेड है, ओके। तो उससे मैंने। तो फिर इंजीनियरिंग होते ही जॉब मिल गया, कैंपस सिलेक्शन, या नहीं स्ट्रगल करना पड़ा? नहीं, उस समय कैंपस में तो। कौन से साल पास आउट हो गया? मैं 2006। ओके तो 6 में पास आउट होने के बाद फिर मैंने, मतलब कैंपस में तो नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने ट्रेनिंग ली हैदराबाद में जाके। तो हैदराबाद में ये सोचा कि भिलाई में रहूंगा तो जॉब तो यहाँ नहीं है आईटी की, तो इससे अच्छा है कि बड़ी सिटीज में शिफ्ट होते हैं, पढ़ाई करते हैं। खाली बैठने से अच्छा है कि पढ़ाई करो और पैरेलली जॉब सर्च करेंगे। तो मैं हैदराबाद गया, और हैदराबाद जाके फिर मैंने मतलब कोर्स किया वहाँ पे आईटी का, और फिर वहाँ पे जॉब भी सर्च करने लग गया। फिर फाइनली ये हुआ कि 3-4 महीने रुकने के बाद दिवाली थी, तो दिवाली में घर आ गए। देन अगेन ये था कि रुक गए वहां पे, फिर लगा नहीं यार रुकना नहीं है, अगर रुक गए तो फिर यहीं रह जाएंगे। फिर से मैं वापस हैदराबाद गया। बहुत से लोगों का होता है जो सिटी तो आ जाते हैं, हाँ, लेकिन घर की याद सताती है। एक बार घर चले गए ना, नहीं वो फिर नहीं वो करना है। रिटर्न नहीं आते। हाँ, तो वहीं पे बहुत सारे मेरे भी दोस्त ऐसे जो आए 6-7 महीने, निकल नहीं गया यार, बोर हो रहा है। हाँ, एक बार घर गए, घर अगर आपने 3-4 महीने निकाल लिए, हाँ, तो फिर वो नहीं होता है। डिफिकल्ट हो जाता है। बट हाँ, मेरे पास ये था कि मैं हर समय एक क्वेश्चन पूछता था अपने आप से कि यार यहाँ पे क्या करना है। तो मुझे उसका कोई आंसर नहीं मिलता था कि यहाँ भिलाई में मैं क्या करूंगा, क्या करूँ, राइट। तो फिर पर मुझे वो ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगी थी जो हैदराबाद में हुई थी। तो मुझे लगा कि अगर अपन पैसा नहीं कमा रहे हैं तो नॉलेज कमाते हैं, राइट। तो वो सोच के मैं वापस हैदराबाद आ गया, और एक लेवल ऊपर ट्रेनिंग लेने के लिए। तो जब मैं ट्रेनिंग लेने गया, तो वहां पर मैं इंस्टीट्यूट्स ढूंढ रहा था, और इंस्टीट्यूट के पास में जगह ढूंढ रहा था।
कि कहाँ रहना है, कौन से पीजी में रहना है। और तो वो ढूंढते ढूंढते मेरी एक फ्रेंड से, मतलब फ्रेंड नहीं था वो, एक रूममेट होने वाला रूममेट था मेरा, उससे मेरी पहचान हुई, पहचान हो गई। हाँ, कि वो भी एमपी से था और हैदराबाद में आया था बैंगलोर से। अच्छा, तो कहते हैं कि भगवान किसी न किसी फॉर्मेट में आपको हेल्प कर हिंट देता है, है। हिंट देता है, राइट। तो उसने मुझे बोला कि डोंट गो फॉर दिस एडवांस सर्टिफिकेशन, क्योंकि जब तक तुझे वर्क एक्सपीरियंस नहीं है ये वाला कोर्स करके कोई मतलब नहीं है। ओके। तो मैं CISP का कोर्स करने गया था, जो CCNA के ऊपर होता है। ओके। तो मेरा थोड़ा सा ज्यादा लगाव रहा है नेटवर्किंग से, नेटवर्क से या सर्वर से। तो मैं वो सब करने के बाद मैं वहां गया। तो उसकी एडवाइस मैंने पता नहीं क्यों ब्लाइंडली मानी, और मैंने आधा सामान अपने एक फ्रेंड के यहाँ छोड़ा हैदराबाद में। अच्छा। और मैं बैंगलोर चला गया। ओके। बैंगलोर में गया, फिर वहां पे जॉब हंट करने के लिए फेमस है बैंगलोर। तो वहां पे गया और वहां पे मेरे फ्रेंड्स भी थे कॉलेज के कुछ पीजी में। और वहां पे करीब करीब मेरे हिसाब से 300-400 बच्चों का एक पीजी था जो सिल्क बोर्ड के पास में था। वहां पे हम लोग रहे, और मैं कभी पहले पीजी में रहा नहीं था। तो मुझे एडजस्ट करने में बहुत इनिशियली दिक्कत हो रही थी कि टॉयलेट्स और बाकी चीजें, एक रूम में 4 लोग 5 लोग। सो दैट वाज अ स्ट्रगल विच एक्चुअली इंस्पायर्ड मी कि भाई जॉब तो लेना ही पड़ेगा जल्दी से जल्दी, नहीं तो यहाँ से निकल नहीं सकते। अच्छा, तो फिर वो मुझे अच्छा भी लगता था कि जब बहुत सारे बैठ के दोस्त लोग सब मस्ती करते थे, बात करते थे। और मैं बी के समय भी अपने दादाजी के घर रहा था। तो मुझे एक तरफ वो अच्छा भी लगता था, बट पैरेलल भी ये था कि माय प्राइम मोटिव इज टू गेट जॉब। राइट। तो फिर वहां पे कुछ बहुत अच्छे दोस्त भी मिले जो वहीं पे मिले, पहले नहीं जानता था जिनको। तो वो जर्नी काफी अच्छी थी, और उनमें से 2-3 फ्रेंड्स थे जो मतलब बहुत इंस्पिरेशनल थे। अच्छा। जिनको ऐसा होता था कि उनको पता नहीं था कि हमको आज कहाँ पे इंटरव्यू देने भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट फिर भी वो अपना शेड्यूल सुबह से डिसाइड करके और निकलते थे। तो उनके साथ फिर मैं भी जाने लग गया। मैं बोला कि इफ आई थिंक कि मेरे पास अगर कॉल नहीं है तो मैं जाऊंगा, तो मैं घर में ही बैठा रहूंगा। तो देन आई स्टार्टेड कि हाँ चलो अब मैं भी पास बनाता हूँ बस का, और हम लोग निकलेंगे। पूरा दिन हम लोग जॉब सर्च करते थे। कुछ फ्रेंड्स के रेफरल भी थे, ऐसे शुरू किया धीरे धीरे। तो कहीं पे देने मिलता था रिटर्न, कहीं नहीं मिलता था, क्योंकि कॉल बेस्ड होते थे अधिकतर। तो गार्ड्स उस टाइम पे थोड़ा सा हार्ड भी था मतलब। तो हम लोग कैसे ना कैसे करके रिटर्न देने की कोशिश करते थे कि हाँ हो जाएगा। ऐसे ब्लैंक होके वापस नहीं आना है, एफर्ट ट्राई करना है, ट्राई करना है। तो बस वही उसमें करते 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 फिर पापा के एक फ्रेंड थे और उनका बेटा था, तो वो भैया थे मेरे मतलब। तो उन्होंने रेफरल दिया IBM में। ओके। तो फिर मैंने एक बार मुझे मौका मिला, तो फिर मैंने वो फर्स्ट चांस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो वो मौका मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, और मैंने उसको पूरा एफर्ट लगा के और तैयारी करके इंटरव्यू दिया और हो गया। तो IBM वाज माय फर्स्ट कंपनी बैंगलोर। तो बैंगलोर में बैंगलोर में मैं 1 साल 1.5 साल रहा। और मतलब अच्छा स्टार्ट अच्छी कंपनी से मिली। हाँ, वहां से फिर IBM में ही मैं 4-5 साल रहा। ओके। उसके बाद फिर शादी पक्की हो गई। तो फिर ऐसा हुआ कि IBM में ही पुणे आ गया। अच्छा। फिर शादी पक्की होने के बाद ऐसा हुआ कि यार अब ये खर्चे बहुत बढ़ गए। तो अब स्विच मारना। तो अब स्विच करना है, तो स्विच करने के लिए फिर कोई जॉब सर्च करी, तो फिर विप्रो में मुझे फाइनली मिला। और विप्रो ज्वाइन करी। तो आप करंटली अभी TCS में हो? अभी TCS। ओके। काफी अच्छा रहा जर्नी। तो दोस्त भी जिसने गाइड किया था? हाँ, दोस्त एक्चुअली उसने मुझे बोला नहीं कभी कुछ कि तू मेरे साथ ऐसा कर, पर मुझे उसकी अप्रोच बहुत अच्छी लगी। उसने मुझे बोला कि या तो मैं पूरे दिन घर में यहाँ हॉस्टल में बैठ के मस्ती करता रहूं। एक तो आपका पहला डिसीजन ये था कि घर पे ज्यादा टाइम रुकना नहीं। हाँ, वो सबसे बड़ा डिसीजन था। वो डिसीजन अगर नहीं लेते तो शायद वो दोस्त नहीं मिला। बोलते ना कि मेहनत का फल तभी होता है, लक भी सपोर्ट तभी करेगा जब आप मेहनत कर रहे हो। कि हाँ आप मुझे यहाँ नहीं रहना है, ये आपका डिसीजन था। इसलिए वो आया, उसने सजेशन देनी यहाँ नहीं भाई, चल बैंगलोर चल। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट था वो। और दूसरी बात ये थी कि जब मैं एक बार हैदराबाद होके आ गया था, तो उसने मुझे देखा कि नहीं यार क्वालिटी की ट्रेनिंग हैदराबाद में है। सो मुझे ये लगा कि नहीं, अब मेरे दिवाली हो गई है, अब 15 दिन हो गए, 10-15 दिन,
अब मुझे वापस चलना चाहिए। तो वो एक मेरे मम्मी पापा किसी ने मुझे बोला नहीं कि जाओ, बट ये था कि सेल्फ ट्रिगर था वो। तो मैं फिर गया और लकीली चीजें बनती गई और फिर पहुंच गया जॉब तक, फर्स्ट जॉब तक। फिर चालू हो गई मीटर डाउन हो गया। तो लाइफ का ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट कि भाई यार ये यहाँ अगर मैं गलती कर लेता तो आज मैं यहाँ नहीं होता? एक्चुअली लाइफ का टर्निंग पॉइंट वही था जो मतलब रूममेट, जो मेरा होने वाला रूममेट था, उसकी जो मैंने बात मानी। हाँ। और वो बात के बाद मेरे दिमाग में सेकंड थॉट नहीं आया। क्योंकि उसकी बात मुझे इतनी सही लगी कि जब आपको कोई चीज एकदम कन्विंस कर देती तो आप फिर उस पर दोबारा नहीं सोचते हो कभी। तो वो मुझे कन्विंस करने के बाद उसने मुझे वो मुझे कभी जानता नहीं था, मैं उसको नहीं जानता था। बट दैट वाज अ फेयर एडवाइस एंड इट वाज एक्सेप्टेड एज इट इज। तो मैंने वो जो उसने अपने दिल से बता दिया कि भाई ये ऐसा है। और ही हैज वर्कड। वो छुट्टी लेके वो कोर्स करने आया था। वो विप्रो में था एंड वो वहां पे कोर्स करने आया हुआ था। तो मुझे लगा कि यार नहीं, बाद में दम तो है। तो दैट आई थिंक इज द टर्निंग पॉइंट विच टर्न मी टुवर्ड्स दैट कि जॉब कहाँ मिलेगी। नहीं तो अगर मैं हो सकता है उसकी बात सुन के छोड़ देता। बट वैसा नहीं, उसने जो मैंने उसकी बात मानी, आई थिंक वो एक फायदा था। और दूसरी बात थी कि मतलब मेहनत करना अपनी चीजों में, ट्रेनिंग में, वो भी एक पॉइंट था कि आपको अच्छी इंस्टीट्यूट मिलना, अच्छे टीचर्स मिलना। सो हैदराबाद में मुझे वो जो लकीली इंस्टीट्यूट मिला वो मुझे बहुत पसंद था कि यार इतनी अच्छी ट्रेनिंग होती है। तो मुझे वो चीज अट्रैक्ट करती थी कि यार नहीं, अपन पढ़ते हैं और पढ़ते हैं। तो और वो काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी था उस समय। मतलब मेरे होम टाउन में मैं अगर देखूं कि जो ट्रेनिंग मैं करके वहां पर आया था वो मेरे होम टाउन में उससे 5 टाइम्स कॉस्ट करती थी। तो मुझे लगा कि पढ़ने की अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी है तो फिर और वो कॉस्ट इफेक्टिव है, सब कुछ बढ़िया है, तो लैब है प्रॉपर। तो दैट वाज बेस्ट। तो मुझे वो भी एक पॉइंट था। बट ये था कि टर्निंग पॉइंट जो बोलते हैं, मुझे तो लगता है कि वो टर्निंग पॉइंट वही था कि जो मेरे स्ट्रगल को उसने जल्दी से एंड कर दिया और मुझे मतलब जॉब प्रॉपर ये मिल गई, गाइडेंस की। आप पता चल गया कि हाँ नौकरी चालू हो गई है, अब इसमें आगे बढ़ना है, कुछ अच्छा करना है। तो ऐसे। अभी आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना हो गया? मेरा 19 साल हो गया। 19 साल में क्या लगता है कि मतलब लाइफ कैसी है, या क्या अप डाउन देखे, किस टाइप से होनी चाहिए? होता है ना माइंडसेट के, हम ड्रीम्स तो बहुत देखते हैं। तो उसके हिसाब से चलते आए या कुछ अलग ही? नहीं, क्या हुआ कि मैं बहुत ज्यादा बड़े गोल्स बनाना या ड्रीम नहीं देखता। छोटे जो नियर टाइम में रहते हैं वो देखो और उनसे कनेक्टेड फिर डॉट्स आगे बढ़ते जाती है कि अपन सोचेंगे वो करना है तो वो करने में फिर हो नहीं पाता है वो। रुकावट और मेरे साथ नहीं हो पाता है। तो मैं होता है छोटी सी जो पास में दिख रहा है वो थोड़ा प्लान करो, नेक्स्ट 1-2 लेवल का। 8th लेवल की प्लानिंग नहीं, 1-2 लेवल की प्लानिंग करो, वहां पहुंचो, फिर वहां से 2 और प्लान करो, आगे पहुंचो। ऐसे करके मतलब मैं करता गया, सीढ़ी धीरे धीरे एक स्टेप करके स्टेप करता। पर मेरा मेन फोकस कभी भी लर्निंग से मैंने कभी दूर नहीं गया। लर्निंग, और वो कभी ऑब्जेक्टिव बेस्ड लर्निंग नहीं थी कि मुझे कमाना है या पैसे चाहिए तो ही मुझे लर्न करना है। मुझे सीखने की, बहुत सारी चीजें सीखने की हर समय एक क्यूरियोसिटी रहती थी कि हाँ ये हो रहा है तो ये अंदर में क्या है, ये हो रहा है तो ये अंदर में क्या है। बट जितने मैंने ज्ञान लिया उतने नंबर्स कभी नहीं आए। ठीक है, लेकिन हाँ, बट वो था कि वो नॉलेज का जो लेने का जो एक यर्न रहती है वो खत्म नहीं होने दी कि वो चलना चाहिए। राइट। वो तो हर एज में रहना चाहिए। वो हर जैसे एज अभी में हम जैसे 40s में है तो अभी भी जैसे एआई टेक्नोलॉजी आ गई, तो हमारे लिए तो ये थोड़ा नया है। नया है। जो नए आए हैं 20 मतलब 25 ईयर्स के, उनके लिए तो अभी सीख लेंगे, उनको अभी इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जो जिनको 18-20 साल एक्सपीरियंस हो गया, अभी उनको टेक्नोलॉजी सीखनी है। तो अगर नहीं सीखेंगे तो फिर वॉश आउट हो जाओगे। तो वो है कि आपको, पर सेम टाइम में मैं एक और चीज मैंने अपने आप से ही एनालाइज की कि आपके पास
बहुत सारी चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए कि एआई आ गया है या मशीन लर्निंग, ये बहुत सारी चीजें तो ना जाते हुए और कोशिश करना चाहिए कि जो भी हम सीख रहे हैं कोई एक चीज पकड़े और उसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करें। ये बहुत बहुत बड़ी बात बोली है। तो ये प्रैक्टिकली जब तक नहीं करेंगे तो वो कितना भी पढ़ाई करें वो 10 दिन बाद खत्म। हाँ, खत्म। तो मेरा वो मोटिव रहता है आजकल की मैं वो चीज पकड़ूं अगर बेस ही आपका मजबूत नहीं है तो आप आगे का नहीं बना सकते, छोटे-छोटे क्रैश कोर्स करके कुछ होगा नहीं होगा। पर वो है कि आप जो जैसे आपने प्लान किया कि एआई आ गया है, अब एआई है तो एआई पढ़ना है, बट एआई में कैसे शुरुआत करनी है, उसमें प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट क्या बनाना है, तो जब तक हम उसको प्रैक्टिकल नहीं समझेंगे, जब तक उसको पढ़ के हम उसका पूरा फायदा नहीं उठा सकते। राइट। आप ये तो कर लोगे कि हाँ आपको बात करने से मालूम चल जाएगा कि आपको ये टेक्नोलॉजी का सिर पैर क्या है, बट वो सिर पैर सही है, कितनी भी नई टेक्नोलॉजी है लेकिन बेस कभी खत्म नहीं होने वाला। हाँ, बेस नहीं खत्म होगा। जब तक बेस आपके पास नहीं है तो आप नया कुछ एडवांस सीखे कुछ फायदा नहीं है। बेस बिल्कुल। मजबूत होगा तो ही आप एडवांस सीख लो। क्योंकि आपकी जो भी चीजें हैं ये सब इनको सरवाइव करने के लिए उनके नीचे में तो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, तो वो जो बेस होता है डेटा स्ट्रक्चर चाहिए। कमांड देने के लिए आपका अगर आपके दिमाग में कुछ है नहीं, आप क्या, जैसे हमारे क्रिएटिव फील्ड में ऐसा है कि एआई ने बहुत ज्यादा इमेज क्रिएटिंग ये वो सब, तो उस टाइम पे लोग पैनिक हो गए थे। यार कैसे होगा ये होगा, लेकिन जहाँ पे आप सोचना स्टार्ट करते हो ना वहां पे एआई नहीं पहुंचा है। आपको नया कुछ इमेज आपके दिमाग में लाना पड़ेगा, उसका प्रॉम्प्ट उसको देना पड़ेगा, तब जाके वो क्रिएट करना। मतलब पहले आपको सोचना है, पहले हमको एआई नहीं सोचने वाला। आपको पहले सोचना है, फिर आप उसको बताओगे, तब आपको वो करके देगा। तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। डरना नहीं, वो एक अपना कंपेनियन है, उसको कंपेनियन की तरह कैसे यूज करना है और उसको कंपेनियन बना के ही रखना पड़ेगा। राइट। नहीं तो बहुत बड़े बड़े इश्यूज आएंगे जो शायद मेरे हिसाब से आगे हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। राइट। क्योंकि अगर उसको हमारी कमांड दे दी या हमारे इक्विवेलेंट कंपीट करने के लिए छोड़ दिया तो इट विल बी डेंजरस। सक्सेस को कैसे देखते हो? सक्सेस फॉर मी इज समथिंग विच आई वांट टू अचीव विद पीस। ओके। तो अगर पीस नहीं है और आप लगे हो चीजों को, मेहनत जरूर होती है और एक अपने थ्रेशोल्ड से ऊपर जाके ही मेहनत करनी पड़ती है, बट वो थ्रेशोल्ड से इतना ऊपर नहीं निकलना है कि वो हमारे हेल्थ पे और हमारे दिमाग पे असर करने लग जाए। और सक्सेस में जो चीज को मैं अचीव करूं इजीली, नॉट विद लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस, और वो मुझे जो मैंने सोचा था वो मुझे मिल जाए, तो मेरे लिए सक्सेस वही है। पैसा कितना मैटर करता है? पैसा मेरे लिए बहुत मैटर नहीं करता, पर ये है कि इम्पोर्टेंट तो है। क्योंकि वो जो गोल्स हैं आपके लाइफ में, वो लेवल पे क्या गोल्स हैं वो प्लान करके अगर अपन उतना पैसा रखते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा पैसा होना भी ठीक नहीं है। उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हाँ, भागने की जरूरत नहीं है, बट एक्चुअली प्लान करना जरूरी है। तो वो मेरे हिसाब से तो यही है कि बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम मुझे भी लगता है पैसे भी ऐसे है कि आप अपने लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना सोचोगे यार मुझे ये भी करना है वो भी करना है, तो उतना आपको उस चीज के लिए फिर भागना पड़ेगा। फिर आपको फैमिली से दूर वो आप टाइम नहीं दे पाओगे। और आपको पीसफुल लाइफ चाहिए तो कहीं पे तो भी सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा। सैक्रिफाइस, और दूसरी चीज सोशल मीडिया से बहुत इन्फ्लुएंस नहीं होना है। राइट। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है आज की डेट में वो सोशल मीडिया में जो लोगों को एक दूसरे के साथ दौड़ाया जा रहा है, वो दौड़ाने के कारण ही आप अपने आप को परेशान रखते हो कि भाई हाँ ये वो हो गया, मेरे को भी ये बनना है, या ये उसने यहाँ पे टूर किया तो मुझे भी यहाँ टूर करना है। वो उससे अगर आप दूर हट गए तो आपको पता है कि आपको अपनी बेसिक जरूरतों के लिए कितना कमाना है, और आप वो कमाने के बाद उसको आप यूज कर पा रहे हो, उसको एंजॉय कर पा रहे हो, वो मैटर करता है। आप फिर सिर्फ भागते जा रहे हो, आपके पास जो आ गया उसको भी आप यूज नहीं कर पा रहे हो, तो कोई मतलब नहीं। तो मेरे लिए तो पैसा इम्पोर्टेंट है, बट नॉट बियॉन्ड सम एक्सटेंट। ये वो है। अभी ये जो जनरेशन है, हम जो न्यूज सुनते हैं बहुत सारे, न्यू जनरेशन ऐसे मतलब उनको कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ जाना चाहिए। सोशल मीडिया जैसे आपने बोला, उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है कि यार नहीं ऐसा ऐसा। तो आपका क्या थॉट है उसके बारे में? क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है? मेरे हिसाब से क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी लोगों को दूर कर रही है। जैसे मैंने
फॉर एग्जांपल आईफोन के लिए लोग, जब जैसे आईफोन 15 लॉन्च हुआ तो उसके लिए 24 घंटे खड़े रहे कि यार मुझे फर्स्ट वो हाथ में लेके बस वो, तो वो एक दीवानापन है। हाँ, वो एक ब्लाइंड क्या बोले, इन्फैचुएशन बोलते हैं, वो है कि भाई बस एक बार पेशेंस नहीं रहा है मुझे उस पे। वो होता है ना कि यार थोड़ा सा पेशेंस रखते तो वो चीज नहीं, वो पेशेंस नहीं रखने का कारण है कि उनको उसको फ्लैश करना है सोशल मीडिया पे कि आई हैव एक्वायर्ड दिस बिफोर एनीबॉडी एल्स हैज। तो वो जो है, वो जिनके पास पैसे हैं उनको वो शो ऑफ करने का मीडियम है, और वो मीडियम मिल गया है। तो उनको ऐसा है कि लोग देखेंगे यार इसने ये ले लिया, 17 ले लिया, बट मेरे हिसाब से वो पैसे की बर्बादी है। अच्छा। और आईफोन तो मुझे सही में नहीं पता कि लोग क्यों इतने दीवाने हैं। अच्छा। और वो भी कि नया क्यों लेना है, आपके पास एक फोन है, आपको 4-5 साल यूज करिए। लेना कोई गलत बात नहीं है, अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन उसके लिए इतना मतलब जो होता है दीवानापन शायद गलत है। हाँ, वो है कि थोड़ा सा आपने कोई चीज इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज ली है तो उसको आप उसकी एक लाइफ होती है, यूजफुल लाइफ, उस तक यूज करिए। फिर आपको लगता है कि हाँ आपको सही में जरूरत है तो आप चेंज करिए। आप ये देखिए कि आप कितना देश का पैसा और ई वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। वो मेरे हिसाब से वो थॉट प्रोसेस होनी चाहिए कि आप एनवायरनमेंट पे क्या असर डाल रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स पे क्या असर डाल रहे हैं। तो वो दोनों आपको थॉट प्रोसेस आपकी जानी चाहिए। बचपन से हमको बच्चों को सिखाना चाहिए कि हाँ मेरे ये दीवानेपन से या ये किसी भी चीज को खरीदने के लिए, अभी जैसे मिंत्रा में शॉपिंग का ऑफर आया तो आपने जबरदस्ती 3-4 पैंट खरीद लिए, 3-4 सूट खरीद लिए। तो आप क्या कर रहे हो, ओवर कंज्यूम कर रहे हो, जिसका और आप उसकी कोई वैल्यू नहीं बच रही है। पहले हमारे पास कम कपड़े होते थे तो हमको उसकी वैल्यू होती थी। तो अभी धीरे धीरे वही हो रहा है कि आप बस खरीदते जा रहे हो, फेंकते जा रहे हो। तो ब्रांड के पीछे नहीं भागना चाहिए, ब्रांडिंग और ओवर एक्सेसिव मार्केटिंग शॉपिंग से बचना चाहिए। हाँ, राइट। तो जितना जरूरत है जब खरीदिए, वो जरूरत अगर महंगी भी हो तो भी ले लीजिए। हाँ ले लीजिए, पर मतलब उसके बारे में सोचो मत कि नहीं, अगर जरूरत है तो ले लीजिए। ऐसा नहीं कि यार महंगा है तो ऐसा नहीं, पसंद है तो ले लो। लेकिन वही चीज अगर 1 महीने बाद फिर से खरीदो या जरूरत में फिर भी खरीदो तो वो गलत है। हाँ गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारे कंपनी में एक मतलब जापानीज कंपनीज आर वेरी गुड इन दिस, एंड मैंने उनसे वहां से वो चीज सीखी कि हम जब भी कोई डिसीजन लेते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, तो हम एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं। तो उनका ये बोलना था कि हम जितना भी साल भर में, मतलब हमारे साल भर में जितना प्रोड्यूस करते हैं हम, वो हम साल के 9 महीने में ही खा जाते हैं, वो कंज्यूम कर लेते हैं हम साल के 9 महीने में। तो बाकी के जो 3 महीने हैं वो बर्डन है अर्थ पे। और वो मेन सोर्स क्या है, ये सोशल मीडिया। हाँ, ये तो अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो ये कंजम्पशन पहले कभी नहीं था। हम कभी भी वही सोशल मीडिया का यूज जो है वो अच्छे इसके लिए होना चाहिए। जो मेरे हिसाब से तो उसका मिसयूज ज्यादा है, यूज कम है। यूज हो रहा है नो डाउट, अवेयरनेस के लिए यूज हो रहा है जो भी सोशल मीडिया पे है, तो यूज के साथ साथ मिसयूज उसका ज्यादा है। और उसने लोगों को एक रेस में लगा दिया है, और वो रेस में जो बैठ गया, फिर वो गया। और फिर क्रेडिट कार्ड यूज होने लग गया, ये हो गया। तो आपको उस रेस से बचना बहुत जरूरी है। राइट। तो अपने क्रेडिट कार्ड के बारे में मेरे दोस्त का काफी बुरा एक्सपीरियंस रहा। मैं उसका मतलब मैं भी यूज करता हूँ। क्रेडिट कार्ड आपको इमरजेंसी यूज के लिए। क्रेडिट कार्ड आपको जब मैं स्टार्ट 2011 के आसपास, तब उसका सैलरी 25,000 और क्रेडिट कार्ड आपको ज्यादा ही मिलता है। वो तो असल में ज्यादा रहता है। हाँ, तो उसने स्वैप कर लिया बहुत ज्यादा, बिल आ गया, समझ में नहीं आया। फिर वो उससे बाहर निकलने में उसको 6 महीने लग गए, क्योंकि पूरी सैलरी दे देगा तो रेंट क्या भरेगा, महीने भर क्या खाएगा, फिर उसको ईएमआई में कन्वर्ट करो। तो ये फिर उसको समझ में आ गया कि नहीं यार हमने गलती किया है कहीं तो क्रेडिट कार्ड उसके लिए यूज है ही नहीं। क्रेडिट कार्ड आपको इमरजेंसी यूज के लिए, क्योंकि आपको पे तो करना ही है। वो बैंक ये नहीं बोलेंगे कि यार नहीं सर आप आपकी सैलरी 25,000, आप 25,000 तक नहीं, वो तो आपको 50 की लिमिट देंगे, 1 का लिमिट देंगे ताकि आप खरीदो। वो तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि कहाँ तक
लेना चाहिए। उनको मेन फायदा है कि आप डिफॉल्ट करो और वो फिर आपको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और उनका बिजनेस वही है ना। हाँ, उसके इंटरेस्ट पे तो चलने वाली है। हाँ पूरा। और जब आप कोई भी क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उसके पूरे रूल्स पूरे क्या है क्या नहीं है वो क्लियरली समझना चाहिए। हाँ, क्योंकि मेरे पास एक है और वो एक सिर्फ ये कि ऑटो डेबिट सेट है। ओके, तो मेरे पास कभी ऐसा है नहीं कि एक्स्ट्रा कभी नहीं है। अभी तो मेरे को पता है मेरी हो गए। हाँ मेरी चादर इतनी है। हाँ, बस तो उस चादर के अंदर मेरा भी कभी डिफॉल्ट हुआ है ना, ओवर ड्यू भी कभी, मतलब ओवर ड्यू नहीं, एक्स्ट्रा मैंने कभी बाय भी नहीं किया। स्टार्टिंग से मेरे अंकल को पसंद नहीं था। उन्होंने जब मैंने लिया 2011 में, तभी उन्होंने बोला यार नहीं क्रेडिट कार्ड अच्छा नहीं होता है। तो तभी मैंने पूरा पढ़ लिया था कि क्या। तो मैं बोला ठीक है, बुरा अभी नहीं है। बुरा नहीं है, अगर पर हम एक कंट्रोल में है तो कुछ बुरा नहीं है। तो जब इमरजेंसी पड़ी तब यूज किया और मुझे काम भी बहुत पड़ा। मोबाइल पे भी बहुत सारे ऑफर होते हैं ऑनलाइन बाय करने के लिए 5%, तो यूज हुआ है ऐसा। तो है अच्छा वो, पर वो है कि संभल के थोड़ा सा यूज करना चाहिए। बाकी तो बुराई कुछ नहीं है। तो हर चीज को वही है कि प्रॉपर उसके टर्म एंड कंडीशन पढ़ने चाहिए। पढ़ने चाहिए कैसे और बैंक्स बहुत सारे बार ऐसा होता है कि आपको बताते हैं जब कुछ और रूल्स होते हैं, बाद में रूल्स चेंज हो जाते हैं। राइट। और बेसिकली इट इज बैंक्स आर नॉट वेरी फेयर। वो आपको बताएंगे नहीं, पर वो आपको कहीं ना कहीं आपको उसका पे तो करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइनेंस को कैसे, मतलब इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में करने चाहिए, कैसे कैसे करने चाहिए, प्रॉपर्टीज में कितना करना चाहिए? प्रॉपर्टी में मुझे लगता है कि हमको प्रॉपर्टी से आपका तो व्यू मैंने अभी तो मतलब पॉडकास्ट के स्टार्ट में हमने सुना, बात भी किया कि पुणे इज बूमिंग सिटी। तो यहाँ पे जितना महंगा मिल रहा है उससे तो आप अगर आपके होम टाउन में ले रहे हो तो काफी ज्यादा बड़ा भी मिल जाएगा और आप बर्डन भी लोगे लोन का। तो मतलब आपका क्या सोच है? मेरा सोच है कि हमको ये जो पहली बात है कि फ्लैट वर्सेस प्रॉपर्टी में फ्लैट में इन्वेस्ट करना है कि लैंड में इन्वेस्ट करना है। तो मेरा हमेशा ये मानना रहता है कि फार्मिंग लैंड लेना हर समय मेरे को लगता है थोड़ा फायदेमंद है। और फार्मिंग आगे करना या करवाना मेरे हिसाब से आगे जब ये सब चीजें एक लेवल पे पहुंच जाएगी टेक्नोलॉजी, तो फिर से लोग वापस जाएंगे फार्मिंग की तरफ। और फार्मिंग में स्कोप बहुत अभी भी बहुत जा रहे हैं, बहुत जा रहा है। यूट्यूब पे भी आप सर्च करोगे ना, तो पुरानी ओल्ड फार्मिंग जो थी उससे अभी टेक्नोलॉजी के साथ जो नए लोग जुड़ रहे हैं ना, वो अलग अलग, जैसे मशरूम की अलग अलग उसके वेरिएंट्स है उसमें बना रहे। तो ये अच्छा है, मतलब जो भी एजुकेशन लेने के बाद जो जा रहे हैं फार्मिंग करने के, तो गलत नहीं है वो। गलत नहीं जो है। आप 10 एकड़ में कमा रहे हो वो बंदा वो एक ही एकड़ में एक ही इसमें बना रहा है। 1000 स्क्वायर फुट की जो लैंड है उसी में वो उतने कमा रहा है। तो वो एक अच्छा है। नहीं, वो मेरे ख्याल से ये अच्छा है कि आपको एक, बिकॉज अल्टीमेटली ह्यूमन नीड फूड, ह्यूमन की नीड है फूड। और वो आप अगर सब जगह बिल्डिंग बना देंगे तो आप फिर खाएंगे क्या? अभी तो क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिलना बंद हो गया। मैं तो बोलता हूँ कि यार क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ। मतलब जो मेरा दोस्त अभी इसमें मशरूम में घुस गया, तो जो इसमें मिलेगा मैं एकदम फ्रेश लाके देता हूँ। तो अभी क्वालिटी के लिए लोगों का फोकस भी उस पे ऑर्गेनिक पे ज्यादा है। फार्मिंग को डिमांड आ रही है अभी। बिल्कुल, क्योंकि खेती में भी बहुत ज्यादा केमिकल का यूज हो रहा है, क्योंकि यील्ड बढ़ाना है उनको। तो यील्ड बढ़ाने के लिए फार्मर्स को बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो वो यील्ड तो बढ़ा लिया आपने, बट फॉर बॉडी इट इज नॉट गुड। तो आपको इसलिए ऑर्गेनिक की तरफ काफी लोगों का रुझान है। बट आपका 100% ऑर्गेनिक मुझे नहीं लगता कि कोई चीज रहती है, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से तो उसमें इंटरफेस जा ही रहा है। तो इसलिए ऑर्गेनिक अच्छा है, बट उसके पीछे पैसा उससे बहुत ज्यादा है। मतलब उसकी मार्केटिंग ज्यादा हो रही है और सामान तो ठीक है, जितनी बार तो उससे हम लोग 2 गुना लेके पैसा देके ऑर्गेनिक खरीद रहे हैं। तो है कि हमको ऑर्गेनिक को ऐसे होल फार्मिंग ही उसको सपोर्ट करना चाहिए। 2025 और अगर 10 साल पहले भी चले जाए तो थोड़ा ट्रेंड अलग था लाइफ पार्टनर के बारे में। अभी जो हम सुनते आ रहे हैं कि शादी हो जाती है 6 महीने बाद डिवोर्स हो जाता है। तो अभी तो आपका काफी बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है। आपके बेटे भी 2 बेटे बड़े। तो लाइफ पार्टनर के बारे में क्या सोचे, कैसे, मतलब आपकी क्या कि नहीं यार ये
होना चाहिए। जैसे अभी कुछ सोचते भी नहीं है लोग, शादी कर लेते, 6 महीने बाद डिवोर्स लेते। तो ये जो ट्रेंड हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है, मतलब क्या? मेरे हिसाब से, मेरे मतलब जो मेरे जान पहचान में भी ऐसे कुछ केसेस हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप को बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल पे ले गए हैं लोग। ओके। तो आप पहले एज ए पेरेंट अपने बच्चों से डरना नहीं है और उनको डराना भी नहीं है। राइट। तो आपको उनको ये रखना, कंफर्टेबल स्टेट में रखना है कि आपको आगे बता सकें कि भाई हाँ ये है, तो ये है तो आप उससे शादी करो। और आपको पता है कि हाँ, पेरेंट की भी बात समझो कि ये शादी इससे क्यों करना है, क्यों नहीं करना है। तो आप अगर उस लेवल पे चीजें वहां पे रखते हैं, आप क्या होता है, पेरेंट्स नहीं मानते इसलिए लड़की ने या लड़के ने किसी और से शादी कर ली, बट अल्टीमेटली आपकी कॉम्पेटिबिलिटी, तो आपके कंपैरिजन तो आपने एक स्टैंडर्ड पहले ही बना लिया है। रिलेशनशिप में आप जब करते हो तो आपकी एक ट्यूनिंग होती है, राइट? तो ट्यूनिंग में आपकी वो ट्यूनिंग पहले से आपने एक पैरामीटर पे सेट करके रखी है, उससे हर बार आप कंपेयर करते हो जाके। तो आपको जब, जैसे आपकी शादी किसी दूसरे से हो गई, तो आपने बोला हाँ यार ये तो वो करती थी, ये तो वो नहीं करती, तो ये तो उसके साथ मैं इतने आराम से बोल देता था, उसको नहीं लगता था, इसको लगता है। तो आपके पास एक कंपैरिजन पैरामीटर आ जाता है। तो वो कंपैरिजन पैरामीटर से क्या होता है कि फिर आप कंपेयर कर करके चीजों को आप नेगेटिव या पॉजिटिव माइंडसेट बनाने लगते हो। पॉजिटिव बन गया तो ठीक है, और नेगेटिव बन गया तो आ- आप भी कमा रहे हो, लड़की भी कमा रही है, लड़का भी कमा रहा है। और जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है तो लोग इरेडिकेट डिसीजंस ले लेते हैं। पहले क्या होता था कि मेरे पापा कमाते हैं, मम्मी नहीं कमाती, तो कभी ऐसे कुछ झगड़ा हुआ तो थोड़े बहुत दिन बात नहीं हुई, फिर नॉर्मल हो गए। पर ये लेवल पे कभी नहीं जाती थी कि डिवोर्स होना है। अभी डिवोर्स होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि दे आर ट्रिगर्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल मीडिया, और फिर वो सोशल मीडिया से एक्सपेक्टेशन सेट होती है, वो एक्सपेक्टेशन आप सेटिस्फाई करना चाहते हो, और जब आपका हस्बैंड उसको सपोर्ट नहीं करे या वाइफ सपोर्ट नहीं करे तो आप के डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, और डिफरेंसेस के कारण डिवोर्स हो जाता है, क्योंकि आप फाइनेंशियली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं हो। तो सबसे मेन कारण वही है, और उसमें आजकल पेरेंट्स का से खत्म हो गया है। पेरेंट्स पहले बोलते थे नहीं तुझे ऐसा करना है, तो लोग मानते थे। तो वो बचपन से जो आप अपने बच्चे के साथ जो कंट्रोल रखना है, उसको आप कितना ट्यून्ड कंट्रोल रखते हो, उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। तो वो जो कल्चरल एक टाइड अप लोग थे पहले कि हाँ नहीं मेरे मम्मी क्या बोलेंगी, पापा हैं उनकी बात समझना है, सुनना है, वो धीरे धीरे कम होते गए। और लोग अपने बच्चों से, मैं देखता हूँ कि आज एक लड़की अपनी माँ के साथ चल रही है तो वो आगे चलती है, माँ पीछे चल रही है, और लड़की आगे चल रही है, आगे माँ चल रही है, पीछे लड़की चल रही है, जबकि वो जा एक ही जगह रहे और लड़की फोन में बात कर रही है। तो मम्मी लड़की के साथ क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि लड़की कुछ और ऐसी बात करी जो नहीं चाहती कि मम्मी सुने। राइट? तो वो जो डिफरेंस है, वो पहली बात तो ये कि जब वो अपनी मम्मी के साथ है तो उसको मम्मी के साथ रहना चाहिए, राइट? तो वो जो डिफरेंस आ गया है, जो एक झिझक आ गई है बच्चों के और पेरेंट्स के बीच, गैप आ गया, गैप आ गया, वो गैप नहीं होना चाहिए। वो गैप ही सीड है आपके उस माइंडसेट को डेवलप करने के लिए जिसके कारण उनका डिवोर्स होगा, राइट? तो वही है। हाँ, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 10 साल पीछे जाने का चांस मिलता तो सेम फील्ड चूज करते या कोई डिफरेंट? नहीं, मैं आईटी में ही रहता, पर मतलब चाहता आईटी में ही, बट मुझे लगता है कि अभी जो मैं एप्लीकेशन के तरफ आ गया, आईटी में 2 डिवीजन होते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, स्टोरेज, ये सब एक साइड हो गया, और दूसरा हो गया एप्लीकेशन पार्ट। तो एप्लीकेशन पार्ट मेरे को लगता है कि अगर मैं नेटवर्क साइड या एडमिनिस्ट्रेशन साइड गया होता तो मैं शायद ज्यादा हार्टफुली काम कर रहा होता। आपका इंटरेस्ट मतलब? हाँ, मेरा मेरा इंटरेस्ट एरिया है। और ये वाला जो एरिया था, ये मैंने इसलिए चूज किया कि मुझे लगा कि यार ये थोड़ा डेवलपमेंट वाला साइड है और इसमें नाइट जॉब्स कम होंगे। अच्छा। और ये मेरा एक मेन कारण था जहाँ पे मैं स्विच हो गया कि ये मुझे इधर जाना चाहिए। तो नहीं तो मेरी पहली पसंद और ट्रेनिंग सब मैंने एडमिनिस्ट्रेशन साइड में ली थी। तो वो एक जरूर आता है कभी कभी मन में कि टाइम जो रहता है उससे अपन कभी जीत नहीं सकते। तो टाइम को, और वो आपकी डेस्टिनी जो रहती है वो आप हर समय डिसाइड भी नहीं कर सकते। राइट।
तो ऐसा रहता है। तो बिजनेस और जॉब क्या? तो मेरे हिसाब से जो बिजनेस है उसके लिए आपका अपना टेम्परामेंट और अपना एक पर्सनालिटी टाइप होता है और आपका फैमिली बैकग्राउंड होता है। ये तीन चीजें जो रहती हैं उनको समझना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आपको अगर बिजनेस करना है तो ऑब्वियसली बिजनेस अगर सेट हो जाए तो वो जॉब तो उसके सामने कुछ नहीं लगती। बट ये है कि अपना टाइप, आपका इंटरेस्ट और आपका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड या बिजनेस जॉब भी से कुछ रिलेटेड। मतलब ये नहीं है, जॉब भी अच्छा है। हाँ, जॉब अच्छा है। जॉब में ये है कि आपको सोचना नहीं है, आपको अपना अपना अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ अगर मैंने उसने मुझे पैसा नहीं दिया तो मेरी नेक्स्ट मंथ की बिजनेस में हमें एक्सपेंसेस से क्या होगा। 365 डेज वर्क करना है। हाँ जॉब में वो नहीं है, आप सैटरडे संडे एंजॉय कर हाँ, सकते एंजॉय हो। कर सकते हैं। वो और वाली आपको लाइफ है, हर चीज को मैनेज नहीं करना है। मैनेज नहीं करना है। वहां पे आप पूरी कंपनी खुद ही रन कर रहे हैं पूरी पूरी और राइट। यहाँ आप एम्प्लॉई हैं खाली और आप अपना एफर्ट दे रहे हैं और 2 दिन अपनी फैमिली के साथ या अपने लिए निकाल रहे हैं। तो ये आप बिजनेस में एक दिन कर सकते हैं चाहे तो, बट बाकी फिर भी आपको सारी चीजें खुद देखना है। आपको पीएनएल, बैलेंस शीट, आपको जो उसके डिलीवरीज हैं वो सब कुछ आपको देखना मैनेज है। करना है। तो वो अगर अपन कर सकते हैं और उतना कैपेबिलिटी है अपने पास तो करना चाहिए। और सबसे बड़ा बिजनेस में प्रॉब्लम ये है कि आप सब कुछ कर लें उसके बाद आपका पैसा मिलना और आपके कस्टमर से आपका पैसा वापस आपके पास आना, वो सबसे बड़ा आजकल पॉइंट है कंसर्न का। तो वो अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी जॉब तो पीसफुल है ही। हाँ, जॉब तो पीसफुल है, मतलब अपनी अपनी चॉइस है। हाँ, अपनी अपनी चॉइस है कि आप कैसे ड्राइव कैसे, करते हैं। हाँ राइट। तो पर अभी जो स्टार्टअप्स का दौर चल रहा है उसमें इच्छा तो होती है कि एक कोशिश करके देखनी बच्चों के बारे चाहिए। में क्या सोचते हो, क्या किस फील्ड में जानी चाहिए? मेरे हिसाब से तो जो मैंने, बिजनेस और जॉब या किस टाइप से? मुझे लगता है कि उनको एज ए कंसल्टेंट रहना चाहिए, फ्रीलांसिंग कंसल्टेंसीज, या फिर उनको एक डोमेन एक्सपर्ट होना चाहिए कि वो जब चाहें तो उनके पास वो नॉलेज हो कि वो बिजनेस पे स्विच करना चाहें तो बिजनेस पे कर लें या एटलीस्ट कंसल्टेंसी लेवल पे वो मतलब करें। तो मैं चाहता हूँ कि जॉब विल बी प्रेफर्ड, बट सेम टाइम जब वो एक्सपीरियंस के साथ ग्रो करें तो उनको इतना एक्सपीरियंस हो कि वो अगर जॉब भी करना चाहें तो वो, क्योंकि एक 40-45 के एज में आते आते एक सेचुरेशन आता है और उसके आने के बाद उनको अगर अपनी कैपेबिलिटीज मतलब उन्होंने प्रूव कर दी है तो उनको मेरे हिसाब से जॉब करना चाहिए और अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करना और उसको ग्रो करना, वो करना चाहिए। राइट। क्योंकि आपने जो 15-20 साल जो कमाया है उससे आपने जो भी एनालाइज किया है मार्केट को और कस्टमर्स को, वो अपने लिए यूटिलाइज करना चाहिए रादर देन यूटिलाइजिंग फॉर द कंपनी। आपके उसके रिस्क और बेनिफिट्स रिवार्ड्स दोनों आपके हैं। राइट। तो वो है कि आप शुरू करें जॉब से मार्केट में और थोड़ा एनालाइज करें और उसके बाद अपनी खुद की स्टार्टअप करें। मैं चाहता हूँ ऐसा। बाकी अब बच्चों का जैसा भी, हाँ उसमें मेरा सपोर्ट मैं पूरा करना चाहूंगा क्योंकि मैंने भी बहुत सारी चीजें देखी हैं। तो वो एक रहता है कि अगर आपके पास पेरेंट का सपोर्ट है तो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। कॉन्फिडेंस होता है। हाँ, कॉन्फिडेंस होता है, फिर भरोसा रहता है। सबसे डिफिकल्ट तो भरोसा है भरोसा ही आजकल। है, राइट। तो भरोसा आजकल इंडिया में सबसे ज्यादा मुश्किल चीज है। महंगी चीज हो गई भरोसा। हाँ, भरोसा बहुत महंगी चीज है कि अगर आपको भरोसा है तो आप आंख बंद करके जा सकते हो कि हाँ नहीं यार मैं फील्ड में हूँ, मेरे घर से कोई बैठा है पीछे जो अकाउंट्स और ऑफिस देख रहा है, राइट। तो वो है। ये जो अभी यंग एज वाले हैं 20-30s, हाँ, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज यही देना चाहूंगा कि मोबाइल से दूर रहिए। मोबाइल को जितना आपको यूज है वो उतना ही अपने लाइफ में आने दीजिए और बाकी मोबाइल पे कंट्रोल करना एटलीस्ट अप टू 12th और कॉलेज तक। अगर वो कंट्रोल कर लिया तो मेरे ख्याल से कि बच्चे की लाइफ कुछ ज्यादा अलग होगी और मतलब इन टर्म्स ऑफ वॉट एवर ही वॉन्ट टू बी वो सही जगह पे होगा। तो मोबाइल का टाइम वेस्ट नहीं होगा। हाँ, टाइम वेस्ट नहीं होगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट और
साथ में उनको हर समय आप इंस्पायर करिए कि वो एक लेवल आगे जाने के लिए। तो वो इंस्पिरेशन देते रहना चाहिए बच्चों को विद सम कंट्रोल, तो वो जरूरी है। तो मोबाइल इज बिग फैक्टर नाउ। तो मोबाइल का ऐसा है कि मिसयूज और यूज में से यूज वाला पार्ट बताना चाहिए कि ये आपका यूज का है और ये आपका मिसयूज है। तो मेरे ख्याल से उनके पास काफी टाइम होगा दिन भर में जो वो अपने लिए या अपनों के लिए यूज कर सकते हैं। राइट। अभी क्विक क्वेश्चन करते हैं। फेवरेट फूड? मेरा दाल बाटी बहुत पसंद है। हाँ। ओके। ऐसी कोई हैबिट जो आप बिल्ड करना चाहते हो और ऐसी कोई हैबिट जो ब्रेक करना है? जैसे किसी को होता है कि यार नहीं यार ये मुझे छोड़ना है, हाँ। और नहीं यार ये मुझे इसको लाना है मेरे लाइफ में, जैसे सुबह जल्दी उठना है या ऐसा कुछ। सुबह तो मैं जल्दी उठता हूँ बट रेगुलर कभी कभी नहीं रह पाता हूँ। तो वो है कि जल्दी सोने की हैबिट डेवलप करनी है। जल्दी सोने की। हाँ, सोने ये की। ये ट्रेंड है ना, ये 20 साल में बहुत चेंज हो गया। हाँ, तो यही मुझे है कि पता है हम लोग 9:30 10 बजे सो जाते थे। हाँ बिल्कुल, 10 पक्का बजे सोते थे घर में हाँ, सब, और पूरा एरिया मतलब कॉलोनी सब शांत हो जाते थे। शांत हो जाती थी। अभी तो 11 11 12 बजे तक कोई सोता नहीं है। कोई सोता नहीं। तो वो क्या हो गया कि आदमी जब 9-10 बजे तक काम कर रहा है तो बाद में फिर वो सोचता है कि 1-2 घंटा अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करे, उसमें वो चीजें खींचते खींचते वो 12 के पास जा रही हैं। उससे नींद पे असर हो रहा है और नींद ना होना मुझे लगता है कि ये हेल्थ के लिए अच्छा कंसर्न नहीं है। है। ये क्योंकि आई कैन फील दैट जब मैं अच्छे से सोया हूँ तो वो मेरा दिन ही और पूरा एक ओवरऑल अलग ही फील होता है वो। यस। तो मैं चाहूंगा कि एक ऐसी हैबिट जो जल्दी सोने की है उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करूं। और दूसरी है कि एक ब्रेक करना है। ब्रेक करने वाली है कि वो गुस्सा थोड़ा कम करूं। अच्छा। लगते तो नहीं है आप ज्यादा नहीं गुस्से? मतलब कभी कभी हो जाता है, ओके। एक चिड़चिड़ाहट हो जाती है कभी हाँ, कभी, हाँ। तो वो कम करना है। ओके। और आपको एक वीक मिल जाए, हाँ एक 15 10 15 दिन हाँ फ्री, हाँ। ऑफिस नहीं कुछ नहीं, तो क्या करोगे? मैं बस अपनी फैमिली के साथ गाड़ी उठाऊंगा हाँ। और कहीं भी एक सी बीच के पास या किसी भी हिल स्टेशन पे लॉन्ग ड्राइव पे ऐसे घूमने जाने का मन रहता है। मतलब सिटी वाली लाइफ से थोड़ा सा सिटी बोर वाली हो गए? लाइफ से अलग और थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। हाँ, अपन अगर ट्रेन से जाते हैं तो अपन एक्सप्लोर नहीं कर नहीं कर पाते। पाते। हाँ। हम डेस्टिनेशन पे उतरे और वापस आ गए, बट बीच में कहीं बैठ के गांव में खा लिए या फिर कुछ चीजें पता कर ली आसपास की जो हम कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाते, वैसा घूमना मुझे पसंद है। हाँ आपको लॉन्ग पसंद है। ड्राइव भी बहुत पसंद है। हाँ लॉन्ग ड्राइव पसंद है, और पर वो कभी कभी बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाती है अच्छा। तो वो भी अवॉइड करना चाहता हूँ। अच्छा। पर ये है कि हाँ मतलब घूमना वो एक इच्छा रहती है कि अगर एक हफ्ते फ्री मिल जाए तो यहाँ का ट्रिप बनाए और उसमें बाई रोड ही जाए। ओके। और जो 30 40s में स्टक्स हुए हैं, मतलब होता है ना कि यार 40s आ गया तो बहुत ही मतलब अप डाउन्स होते हैं, माइंड स्टक हो जाता है, हाँ, तो उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए तो मैंने ये देखा है कि अगर आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, तो अगर आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, रनिंग या कोई भी एक गेम जिसमें आप रेगुलरली कनेक्टेड हैं, तो वो फेज बहुत लेट हो जाता है। वो फेज नहीं आता। आप हर चीज के लिए मेंटली हाँ, सुबह बैडमिंटन खेलने हाँ जाते हो? सवेरे खेलने जाता हूँ मैं, हाँ। पर उससे मेरा पूरा दिन अच्छा निकलता है। ओके। और मेरे को अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं यार मेरी बॉडी मेरे को सपोर्ट कर रही है। तो वो वाली जो बात आती है कि एक कुछ भी एक गेम, कोई ऐसा नहीं कि हाँ आपको यही करना है, बट वॉट एवर यू फील गुड, रनिंग तो जो भी आपका है वो उस एज का जो स्ट्रेस है वो कहीं तो भी वो हाँ निकल जाता वो है। स्ट्रेस निकल जाता है और हम लोग वो काम के ब्रैकेट से निकल के और भी कुछ बातें करते हैं, थोड़ी बहुत मस्ती होती है, दोस्त मिलते हैं, 4 लोगों से बातें होती हैं। ये तो लैपटॉप में क्या हो गया, कंप्यूटर्स में क्या हो गया, आप सिर्फ उसमें देख रहे हो, उससे बात कर रहे हो, उसके बाद आपका मेल और चैट के सिवा आपका कुछ नहीं है। वो भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड है कि आपको काम से रिलेटेड करना है। बट आप पहले किसी लोग सोचो चौपाल में बैठ गए, बातें कर ली, वो सब तरीके की हमारे इंटरफेस खत्म होते जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हाँ वो एक जो स्पोर्ट्स है वो एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को ये चीजों को हैंडल करने का। 30s 40s का जो स्ट्रेस आता है ना, वो इसलिए आता है क्योंकि हमारी बॉडी में हम कुछ भी कार्डियो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा, तो हमारी बॉडी धीरे धीरे हमको ऐसे वो बुढ़ापे वाली फीलिंग आने लगती है। तो वो अगर आपको थोड़ा सा डिले करना है तो आप खेलने लग जाओ।
हाँ, तो आपका स्ट्रेस कम हो जाता हाँ, है। और आप बाकी आपकी पर्सनालिटी में भी फर्क पड़ता है। आपको दिन भर आप ज्यादा काम अच्छे से कर पाएंगे, आपको चिड़चिड़ाहट नहीं होगी। अब थोड़े से वो अंदर से जो फील आती है ना, चिड़चिड़ाहट, हाँ बुढ़ापा, हाँ वो हाँ सब हाँ, कम हो कम जाती हो है। जाता है, हैप्पीनेस। हाँ, हैप्पी फील आती है थोड़ी सी कि नहीं यार, हम लोग का मेरा दिन अच्छा शुरू हुआ। और अभी दिन भर कितना भी काम करना पड़े करेंगे और बढ़िया जाके रात में सो सो जाएंगे। जाएंगे। तो वो वाली बात है। तो यहीं पे हम रुकते हैं। ये काफी सही इनकी लाइफ जर्नी रही। अगर पसंद आए तो सही में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू प्रियांक भाई, थैंक यू। आपका टाइम दिया आपने। अरे बहुत बहुत थैंक यू सो मच। धन्यवाद।